हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या दिया गया है। इससे पहले के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5.3 के 19 और 20 का अध्ययन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया गया है। बोला गया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में चित्रानुसार दिखाया गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 19 में कुल कितने लट्ठे दिए गए हैं। कुल लट्ठों की संख्या कितनी है? 200 लट्ठे हमें दिए गए हैं और बोला गया है कि इनको ढेरी के रूप में हमें रखना है। और कैसे रखना है कि प्रत्येक सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। मतलब पहली पंक्ति में सबसे नीचे पहली पंक्ति है तो मान लेते हैं पहली पंक्ति में कितने लट्ठों की संख्या क्या है? 20 है। अब दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 19 है। और उससे अगली मतलब तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 18 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लट्ठों की संख्या एक एक कम हो रही है। इसी प्रकार से चौथी पंक्ति जब हम बनाएंगे तो चौथी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 17 हो जाएगी, पांचवी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 16 हो जाएगी, इसी प्रकार से आगे। तो बोला गया है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। 200 लट्ठों को रखने के लिए कुल कितनी पंक्तियां हमें बनानी पड़ेंगी, ये चीज हमें बताना है। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। जब सब इस प्रकार की हम लट्ठों की पंक्तियां बनाएंगे तो जो सबसे ऊपर पंक्ति आएगी उसमें लट्ठों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। हम लिखेंगे हल। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं देखिए हल। ठीक, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 20 और दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 18। इसी प्रकार से चौथा पंक्ति पांचवा पंक्ति हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में जब इन लट्ठों की संख्याओं को श्रेणी के रूप में हम लिखेंगे तो क्या आएगा? पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 18 होगी। इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं एक एक की कमी हो रही है तो 17 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो संख्याओं की सूची दी गई है यह एक समांतर श्रेणी बना रही है, क्योंकि प्रत्येक आगे आने वाला पद एक निश्चित संख्या की आने वाले पद में कमी हो रही है। जैसे कि 20 में 1 घटाने पर 19 प्राप्त हुआ, 19 में 1 घटाने पर 18 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की जब संख्याओं की सूची दी गई रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात यहाँ पे एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो लिख देंगे यह एक एपी है, यह एक एपी मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक, जब समांतर श्रेणी है तो हम लिख देंगे यहाँ देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर क्या होता है? पहला पद ही प्रथम पद होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से डी क्या होता है? सारवंतर क्या होता है? अगले पद में से A2 में से हम A1 को माइनस करते हैं, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करते हैं। तो 19 में से हम 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। इसी प्रकार से 18 में से 19 माइनस कर सकते हैं आप, तो भी क्या आएगा? -1 आएगा। तो डी का मान क्या आ गया? -1 आ गया। और देखिए यहाँ पे लिख देंगे तथा हमें क्या दिया गया है? कुल लट्ठों की संख्या कितनी दी गई है? 200। मतलब कि यस n बराबर हमें दिया गया है 200। ठीक, ये यहाँ पे n मान लीजिए n पद हैं, n पदों का योगफल कितना दिया गया है? 200 हमें दिया गया है। अब हम लिखेंगे कि देखिए यस n बराबर क्या होता है? किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है।
और इसके बराबर हमें 200 दिया गया है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसको हल करेंगे। चलिए n/2 इंटू 2, ए का मान क्या दिया गया है 20, तो लिखेंगे ए के स्थान पे 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है -1, तो इसके स्थान पे लिखेंगे -1 इक्वल 200। अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए 2 क्या है इधर, 2 गुणा भाग में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा में होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा n इंटू, यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो गुणा होगा, 2 का गुणा 20 में करेंगे, 2 दूना 4, 1 0, 40 आ जाएगा। प्लस अब प्लस है -1 का गुणा इन दोनों में करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा -1 का गुणा n में करेंगे तो -n हो जाएगा, -1 का गुणा -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, बराबर 200, और 2 इधर पक्षांतरण करेंगे तो गुणा 2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आगे आ जाएगा n इंटू 40, यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो -n हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बराबर 400 आ जाएगा। अब n इंटू 40 से कितना हो जाएगा 41 माइनस n बराबर 400। अब कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, n का गुणा दोनों में बारी बारी से होगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा 41 n माइनस n स्क्वायर, 400 के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -400 हो जाएगा, बराबर 0। अब n हम इसमें भाग दे माइनस का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो माइनस का गुणा करेंगे या फिर माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए। माइनस का गुणा करेंगे तो देखिए ए माइनस में है -n स्क्वायर, तो ये प्लस में हो जाएगा +n स्क्वायर, और ये प्लस में है 41n, तो क्या हो जाएगा माइनस में 41n हो जाएगा, -400 है तो +400 हो जाएगा, बराबर 0। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। ठीक, देखिए आगे हम लिख देंगे कि समीकरण 1 की व्यापक, समीकरण 1 क्या है, द्विघाती समीकरण है, तो द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक समीकरण a x स्क्वायर होता है, x के जगह पर चर क्या है n है, तो लिखेंगे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, n स्क्वायर का गुणांक क्या है a है, यहाँ पे n स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है अर्थात क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर देखिए क्या हो जाएगा, b बराबर -41 हो जाएगा, तथा c बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है 400 है, तो लिख देंगे 400। अब यहाँ पे हम सूत्र विधि का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए सूत्र क्या होता है, x बराबर, मतलब यहाँ पे n है तो n बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर -4ac अपान 2 ये होता है। आपको इसको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर -b माइनस और -41, b का मान हम रख देंगे प्लस माइनस अंडर क्या हो जाएगा -41 का स्क्वायर -4ac, -4 a का मान 1 है, c का मान क्या है 400 है, तो इस प्रकार से इतना आ गया, बटा क्या है, बटा 2a का मान क्या है 1 है। तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 41 प्लस माइनस अंडर -41 का स्क्वायर, तो देखिए -41 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करेंगे तो। ठीक, तो 41 में 41 का आप गुणा कीजिए, 2 बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 41 में 41 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 1 चौको 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। सॉरी, 1 चौको 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 चौको 4, 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। अब 4 चौक 16 कितना आएगा 1681 आएगा। ठीक, आप एक एक अंकों का प्रयोग करके गुणा कर सकते हैं। कितना आ गया इसके स्थान पे 1681 माइनस, देखिए 4 एकम 4, 4 का 4 भी गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और डबल 0 है तो डबल 0 हो गया, बटे क्या आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक, अब बराबर क्या आ जाएगा 41 प्लस माइनस अंडर 1681 में हम 1600 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 81 आएगा बटा 2। तो इस प्रकार से कितना आ गया 81 प्लस माइनस एक अंडर 81 का मान क्या होगा, अंडर 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, तो लिख देंगे बटा 9, 9 बाहर आ जाएगा तो इस तरह से अंडर 81 का मान हो गया 9 बटा 2। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं। देखिए n बराबर हमें इतना प्राप्त हो गया, तो एक बार प्लस चिन्ह लेके हल करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह ले लेते हैं एक बार,
माइनस चिन्ह ले लेते हैं। तो देखिए प्लस चिन्ह जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 41 + 9 बटे 2। तो 41 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 50, 50 बटे 2 ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब इसी तरह से यदि हम माइनस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n बराबर 41 - 9 बटे 2। तो 41 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 32 बटे 2, 32 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा 16। तो इस तरह से n बराबर क्या आ गया 25 और n बराबर आ गया 16। इसका मतलब पंक्तियों की कितनी संख्या है, तो n क्या है यहाँ पे कुल पदों की संख्या, मतलब कुल पंक्तियों की संख्या। तो कुल पंक्तियों की संख्या 25 होगी या फिर 16 होगी ठीक। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, हल करते हैं। यदि हम n बराबर 25 लेते हैं ठीक ना, यदि n बराबर हम क्या ले लेते हैं 25, मतलब पदों की कुल संख्या कितना लेते हैं 25 लेते हैं, तब हमें सबसे ऊपर की पंक्ति मतलब अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। तो हम इस बराबर क्या हो जाएगा a + 25 से 1 कम क्या होगा 24d ठीक। a 25 का मान क्या होगा a + 24d होता है, हम जानते हैं। तो कितना हो जाएगा a 25 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए मान रखिए, मान रखेंगे a + 24d। a का मान क्या है 1 है, प्लस 24, d का मान क्या है -1 है। तो इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -24। यहाँ पे हमें इस यहाँ पे समीकरण का व्यापक रूप जिससे हमने तुलना की थी, यहाँ पे इसका मान नहीं लेना है, हमें समांतर श्रेणी का ये प्रथम पद लेना है ठीक। तो ये का मान यहाँ पे क्या है 20 है, तो हम लिखेंगे 20 ठीक। तो इस प्रकार से हुआ 20 हुआ। अब 20 में 24 घटाएंगे क्या आएगा -4 आएगा। तो इस तरह से यदि हम पदों की संख्या 25 लेते हैं तो अंतिम पद कितना होगा, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या होगी -4 होगी, जो कि संभव नहीं है ठीक। -4 लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, लट्ठों की संख्या अधिकतम कम से कम एक लट्ठा तो हो ही सकता है ठीक। तो यह मान नहीं होगा, हम लिख देंगे यह मान छोड़ने पर यह संभव नहीं है, संभव नहीं है ठीक। अब यदि हम लेते हैं, यदि n बराबर हम कितना लेते हैं 16 लेते हैं, n बराबर 16 लेते हैं, तो देखिए तो क्या आएगा ये 16 ठीक। अंतिम पद मतलब an मतलब 16, a 16। अंतिम पंक्ति यदि हम 16 पंक्ति लेते हैं तो अंतिम पंक्ति ये 16 बराबर होगा a प्लस, इसका व्यापक रूप होगा a प्लस 16 है तो एक कम करके लिखेंगे 15d हो जाएगा। यहाँ पे आपको विधिवत हम समझा पाते बट स्पेस नहीं है, इसलिए शार्ट में हम बता रहे हैं, आपको अपने से हल करना है। देखिए a का मान क्या है 20 है, तो हम लिखेंगे 20 प्लस 15 और d का मान क्या है -1 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 20 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, 20 में 15 घटाएंगे क्या आएगा 5 आएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 5 क्या है अंतिम पंक्ति में लिख देंगे, अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की कुल संख्या कितना है 5 होगी, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आई हो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हल करेंगे, क्या दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। एक आलू दौड़ मतलब कि पोटैटो रेस ठीक। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है ठीक। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है और इस रेखा पर टोटल कितने आलू हैं 10 आलू रखे गए हैं। तो बोला गया है आगे कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलूओं को बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब प्रतियोगी जो है प्रतियोगिता में भाग लिया है उसको कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इस प्रश्नानुसार ठीक। ये चीज हमें बतानी है। संकेत हमें दिया गया है पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक
दौड़ी गई दूरी इतना दी गई है। ठीक, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं आसान भाषा में। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है कि एक पोटैटो रेस आलू दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई है। ठीक, जहां पर प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है और इस बाल्टी से एक सीधी रेखा पर कुछ आलू रखी गई हैं। ठीक, इन आलूओं की संख्या, कुल संख्या कितनी है, 10 आलू रखी गई हैं और प्रत्येक आलू देखिए इस बाल्टी से पहली आलू की जो दूरी है 5 मीटर की दूरी है। ठीक, अर्थात यहाँ बाल्टी से लेकर पहले आलू, यहाँ पे पहली आलू रखी गई है, इसकी दूरी कितना है, 5 मीटर है। ठीक, और इसी प्रकार से दूसरे, अब इसके आगे की जो आलू रखी गई हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखी गई हैं। मतलब दूसरा आलू पहले आलू से 3 मीटर दूरी पर है, फिर इसके आगे 3 मीटर की दूरी पर एक आलू रखी गई है। इसी प्रकार से आगे कुल आलू कितनी रखी गई है, 10 आलू रखी गई हैं। तो पहले बाल्टी से पहले आलू की दूरी कितना है, 5 मीटर है। दूसरे आलू की देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, बाल्टी से दूसरे आलू की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 + 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से तीसरे आलू की दूरी कितना हो जाएगी, बाल्टी से 5 3 8, 8 3 11 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बोला गया है कि इस प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी है जो कि बाल्टी से चलकर प्रथम आलू को उठाकर बाल्टी में पुनः डालती है और यहाँ से वापस पुनः जाती है दूसरे आलू के लिए। अब दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी से दूसरे आलू तक की दूरी तय करती है और आलू को उठाकर पुनः बाल्टी में डालती है। अब पुनः बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और तीसरे आलू तक पहुंचकर आलू को उठाकर पुनः वापस आकर बाल्टी में डालती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कब तक, जब तक कि 10 आलू को बाल्टी में न डाला जा सके। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे समझते हैं कि पहले आलू को, बाल्टी से पहले आलू तक की दूरी कितना है, 5 मीटर। अब आलू को प्रतियोगी उठाकर पुनः क्या करती है, बाल्टी में जाकर डालती है। तो यानी कि आने में 5 मीटर की दूरी तय की गई इसके द्वारा और जाने में पुनः बाल्टी में डालने तक की 5 मीटर दूरी तय की गई। इसका मतलब आने जाने में 5 दूना 10 मीटर की दूरी तय की गई। इसी प्रकार से दूसरे आलू को, बाल्टी से आती है आलू लेने, आलू को उठाने के बाद पुनः बाल्टी में डालती है। तो आने जाने में कुल कितना दूरी तय की गई, दूसरे आलू के लिए दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसी तरह से इन संख्याओं की हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी। इन श्रेणियों को चलिए हम हल के रूप में लिखेंगे। हम लिखेंगे हल, यहाँ पे हम श्रेणी बनाते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। इन आलूओं की दूरी का यदि हम श्रेणी बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक में प्रतियोगी के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 5 दूना 10 हो जाएगी। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और दूसरे आलू को पुनः बाल्टी से दूसरे आलू तक जाकर और आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 8 दूना 16 हो जाएगी। क्योंकि यह दूरी 8 मीटर है और 2 बार तय की जा रही है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरे का कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे। ठीक, कितना, 10 पदों तक, 10 आलू हैं तो 10 पदों तक। ठीक, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि प्रत्येक देखिए 10 में 6 जोड़ने पर 16 प्राप्त हुआ, 16 में 6 जोड़ने पर 22 प्राप्त हुआ। तो यानी कि प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या 6 जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से 22 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, तो 28 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आगे। ठीक, तो यह क्या है, एक एपी, एक समांतर श्रेणी बना रही है। जब समांतर श्रेणी बना रही है तो लिख देंगे यह एक एपी है, एक एपी है। मतलब यह श्रेणी जो है, संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए बराबर, ये क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और प्रथम पद यहाँ पे क्या है, 10 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 10। अब डी क्या होता है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है, तो डी क्या होगा, A2 - A1। ठीक, दूसरे पद में से पहले पद को हम माइनस करते हैं, तो 16 - 10 हो जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 22 - 16 भी लिख सकते हैं, तो 22 में 16 घटाएंगे तो 6 आएगा। मतलब डी का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे कुल कितने पद हैं, मतलब कुल
आलूओं की संख्या कितना है, 10 है, तो लिख देंगे तथा n बराबर मतलब कुल पद n बराबर कितना है, 10 है। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि कुल दूरी ज्ञात करना है। इन संख्याओं की जो सूची दी गई है इसका हमें कुल दूरी मतलब पूरा योगफल ज्ञात करना है। कुल दूरी का मतलब योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक, और हमें Sn अब लिखेंगे Sn बराबर हमें मतलब S10। ठीक, Sn बराबर हमें कितना दिया गया है, n बराबर 10 दिया गया है, इसलिए S10। ठीक, S10 बराबर क्या होगा, n के जगह पर 10 लिखेंगे, n के जगह पर 10 लिखेंगे। इस प्रकार से S10 बराबर क्या हो जाएगा, n के स्थान पे 10 रखेंगे तो 10/2 हो जाएगा इंटू 2, a का मान क्या है 10 प्लस n का मान क्या है 10 माइनस 1 और d का मान क्या लेना है 6 लेना है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक, कितना आ गया 5, 5/1 मतलब 5। अब इसका हल करेंगे तो 2 दहाम 20 हो जाएगा प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9, 9 छक्का कितना हो जाएगा 54। अब इसको आगे हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, S10 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 20 प्लस 54 कितना हो जाएगा 74। अब इस कोष्टक का मतलब होता है गुणा, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, तो 74 का 5 में गुणा करेंगे, 5 चौक 20 की 0, 5 सत्ते 35, 2 37, कितना आ गया 370 आ गया। ठीक, तो अतः हम लिख देंगे अतः प्रतियोगी को 370 मीटर क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे के अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.4 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।